हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 239 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 240 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के काया पलट के लिए भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग के कार्य एवं भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति एवं विकसित राष्ट्र की संकल्पना को आधार प्रदान करने की दिशा में निजी तथा सहकारी क्षेत्र को एक समान एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना की है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके निम्नलिखित कार्य या उद्देश्य हैं। एक मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाता है। इस संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संचरित होना चाहिए। यहाँ पे संचरित है ना, ये उल्टा लिख गया है। संचरित समर्थन तंत्र के रूप में सहयोग प्रदान करना, सूचनाओं और अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा से एक स्वस्थ अंतर सरकारी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के निचले स्तर तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। क्लियर। प्रमुख हितधारकों के बीच एक थिंक टैंक के रूप में नीति व्याख्यान और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। उपयुक्त कार्यों से ही नीति आयोग की भूमिका भी स्पष्ट हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं जो कि इसकी पारदर्शिता में बाधक बन रही हैं। नीति आयोग का संवैधानिक निकाय न होने के कारण अधिक स्वायत्तता नहीं मिल पा रही। इसमें नौकरशाही की व्यापक विशेषज्ञता के कारण हावी होने का खतरा। नीति आयोग का विभिन्न मंत्रालयों के साथ टकराव का खतरा, क्योंकि इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं। निष्कर्षतः नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता तथा केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। अच्छा लिखा है आपने उत्तर, लेकिन यहाँ पे बस आपका क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्रम गड़बड़ का मतलब आपने इस लाइन को, पैरा को आपको या तो मध्य में लिखिए या तो लास्ट में लिखिए निष्कर्ष के तौर पर। ठीक है, ये लाइन से आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि प्रश्न पहले यही कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना की गई, तो काया पलट के लिए किया गया। तो नीति आयोग की स्थापना किसके उस पे की गई? योजना आयोग पे। तो पहले आप ये बताएंगे, फिर आप उसके कार्य बताएंगे, उसके उद्देश्य बताएंगे, उद्देश्य में वो कितना सफल हुआ या विफल हुआ, उसकी चुनौतियां बताएंगे, और फिर आप उसका प्रासंगिकता बताएंगे और सुझाव देने के साथ अपना निष्कर्ष दे देंगे। आप सोचेंगे सर इतने सारे पॉइंट कैसे आएंगे? तो हम एक काम करते हैं, पहले आपके ही इस उत्तर को आपकी ही भाषा में गढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है तथा संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाकर राज्यों के मध्य अंतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उनको विकास के मार्ग पर लाना है। साथ ही सूचनाओं व अनुभवों को आदान प्रदान करके एक स्वस्थ अंतर सरकारी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से राज्यों में सतत विकास को यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं क्योंकि आपके दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं, ऊपर वाला भी, इसलिए गलती हुई। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का उद्देश्य राज्य में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देकर राज्यों के मध्य अंतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिससे समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके। यह ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को बनाने के लिए एक तंत्र विकसित करता है और सरकार को निचले स्तर तक जाकर विकास के मॉडल को क्रियान्वित करने का प्रयास कराता है। इसके अलावा यह
प्रमुख हितधारकों के बीच एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा विभिन्न नीति व्याख्याताओं और नीति अनुसंधान संस्थानों के मध्य एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके उन नीतियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। किंतु हाल ही के दिनों में इससे संदर्भ में कई सारी चुनौतियों का भी इसे सामना करना पड़ा है, जो कि निम्नवत हैं। यहाँ पे अब बिंदु आप डालिए, ठीक है। नंबर 1, नीति आयोग का संवैधानिक निकाय न होने के कारण इसकी स्वायत्तता उतनी नहीं हो पाती जितनी कि अन्य संस्थानों की है। साथ ही इसमें नौकरशाही की बढ़ती विशेषज्ञता के कारण इसमें उनके हावी होने का खतरा बना रहता है, या उनकी प्रभुता का खतरा बना रहता है, या उनके प्रभुत्व का खतरा बना रहता है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के मध्य नीति को क्रियान्वित करने में आने वाले टकराव को भी सुलझाने के लिए किसी भी प्रकार का एक उपयुक्त मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। उपयुक्त बातों को ही ध्यान में रखते हुए, अब आपको ऐसे करना है, उपयुक्त बातों को ही ध्यान में रखते हुए हालांकि सरकार ने कई नए स्टेप लिए हैं, चाहे वो फिर प्रशासन में पारदर्शिता या प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रगति पोर्टल की शुरुआत हो, या फिर माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात हो, या फिर मिनिमम गवर्नेंस की बात हो, आदि सकारात्मक पहलें न केवल नीति आयोग को एक उत्प्रेरकता प्रदान करेंगी बल्कि भावी भविष्य के निर्माण में या नए भारत के गठन में अपनी संकल्पना को साकार करने का प्रयास करेंगी। और वैसे भी नीति आयोग विजन 2030 के माध्यम से नए भारत की कहानी को गढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी होगा। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जो हमने लास्ट लाइन आपको बोली कि विजन 2030, उसके पहले आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, वर्तमान के हालातों को देखते हुए नीति आयोग वास्तव में अपने आप में एक प्रासंगिकता बनाए हुए है, क्योंकि नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट्स है या नीति आयोग की जो क्रियान्वयन करने की शैली है वो बॉटम अप अप्रोच को अपनाता है, जिसमें समग्र विकास की धारणा निहित होती है, जो कि वर्तमान कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन में भी भारत के विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि कहानी लिखें आप तो एक फ्लो हो। अगर कोई व्यक्ति सुनना चाह रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है, तो उससे टुकड़ा ना लगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा ना कि एस्पायरेंट या अध्यापक कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने पहले तो इसका उद्देश्य बता दिया, फिर आपने योजना आयोग नीति आयोग बता दिया, यानी कि आपने क्रम में नहीं रखा। क्लियर? ऐसे आपको पूरा क्रम बन गया और आपने देखा होगा कि हमने अपनी तरफ से इसमें कोई भी बिंदु ऐड करने की कोशिश नहीं की। क्लियर? अब बात आती है कि इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, एक तो इंडिया में जो कल्याणकारी राज्य है उसकी संकल्पना को आप दर्शा सकते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा, वो लाइन तो आपने लिख दी। अंतर्राज्यीय संबंध और केंद्र राज्य संबंधों की आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्षेत्रवाद की जो बढ़ती भावी संकल्पना है उसे आप रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं किस प्रकार प्रशासन में जो प्रशासक हैं उनकी भावी सुनिश्चितता या उनकी नीतियों को इम्प्लीमेंट कराने की सुनिश्चितता को किस तरीके से नीति आयोग क्रियान्वित करता है, उसे आप बता सकते हैं। आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि नीति आयोग न केवल केंद्र के लिए काम करता है बल्कि राज्य को भी नीतियों के बारे में जानकारी देता है, आप इसे बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि नीति आयोग वास्तव में केवल योजना को लागू करने के आधार पर नहीं आधारित है, बल्कि ये योजना का हर तरीके से रिव्यू करने का भी प्रयास करता है कि आखिरकार वो योजना किस हद तक सफल हुई या उस योजना में क्या क्या लाने की ज़रूरत है। आप ये भी बता सकते हैं कि नीति आयोग अपने प्रावधानों में नवाचारों को अपनाता है, नई तकनीकियों को अपनाता है और उसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। ये विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाता है तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाता है, यानी कि समग्र रूप से विकास की बात करता है। आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को सजग करता है बल्कि भारत के पेरिस क्लाइमेट समिट में किए गए गोल को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। ये विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों के माध्यम से राज्यों में प्रतिस्पर्धा के मॉडल को इंटीग्रेट करता है, बल्कि उनके मध्य विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने का भी प्रयत्न करता है। आप ये चीज़ें बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि नीति आयोग न केवल भावी भविष्य की संकल्पना में भारत के आंतरिक
विकास को प्रमोट करता है, बल्कि भारत की भावी विदेश नीति कैसी हो उसके संदर्भ में भी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। आप ये चीज़ें बता सकते हैं। कहने का मतलब काफ़ी ब्रॉड स्कोप होता है किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए, और नीति आयोग जैसा जो टॉपिक है इस पे तो आपकी कलम बिल्कुल खुलकर ही लिखनी चाहिए। क्लियर? तो आप ऐसी इन बातों को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इससे पहले भी नीति आयोग के कई क्वेश्चंस हमारे सुने होंगे और यहाँ पे भी आपको कई सारे पॉइंट मिल गए हैं, तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।